हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंड एस 11, जिसका नाम है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। काफी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट। पेपर में कई बार इसको देखा गया है, आया हुआ है। तो और इतना मुश्किल भी नहीं है। जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप इसके क्वेश्चन भी कर पाए। तो इंड एस 11 कहता है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ, क्या है ये एएस। तो आइए, मैंने एक समरी नोट अपनी क्लास के बना रखे हैं, तो आप ये समरी नोट से हम इसका रिवाइज करते हैं जल्दी से। कहता है द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी आप कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हो इंडिया में रहकर, अगर आप बाहर किसी देश में, इंडिया के अलावा कहीं भी किसी और देश में आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहेंगे। और ऐसी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ये हमें इंड एस 11 बताएगा। राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेन करेंसी क्या होती है। तो फॉरेन करेंसी वो करेंसी होती है जो अदर देन रुपीज है। रुपीज के अलावा जो भी करेंसी आपको देख रही है वो सब फॉरेन करेंसी मानी जाएगी। इंडिया के अंदर क्या चलता है दोस्त, रुपीज चलता है ना। तो रुपीज के अलावा कोई और अदर करेंसी को हम फॉरेन करेंसी कहेंगे, जैसे कि डॉलर, जापान के येन, यूरो और रशियन। एज पर इंड एस 11, मैंने एस 11 जहां लिखना ना वो इंड एस 11 है, तो आप उसको इंड एस ही रखना। इतना बार बार इन लगाया था इसलिए मैंने एस 11 कर दिया। इन एस 11 रुपीज विल बी द रिपोर्टिंग करेंसी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पर आता है फॉरेन करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी। अब ये सर फॉरेन करेंसी और रिपोर्टिंग करेंसी में डिफरेंस क्या है। इंडियन रुपीज को रिपोर्टिंग करेंसी कहा, और इंडियन रुपीज के अलावा कोई और अदर करेंसी होगी तो उसको फॉरेन करेंसी कहा। तो रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी होती है, जिस इंडिया में रह रहे और इंडिया में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इंडिया की करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। उद्देश्य क्या है इसका। एन एंटरप्राइज में कैरी एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी इन दो वे। तो एक एंटरप्राइज कोई भी एक्टिविटी करती है और वो एक्टिविटी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड होती है, तो वो दो तरीके से एक्टिविटी कर सकती है। एग्जांपल क्या समझिए, इट मे हैव द ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, इट मे हैव अ फॉरेन ऑपरेशन। मतलब क्या है, मिस्टर ए इंडिया में रहते हैं और जॉन यूएसए में रहते हैं, इन्होंने गुड सोल्ड करा, इसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहेंगे। मैं इंडिया में रहता हूं और मैंने बाहर किसी देश वाले को, बाहर किसी दूसरे पर्सन को मैंने गुड सोल्ड कर दिया, दैट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। दूसरा आ जाए, इट में हैव फॉरेन ऑपरेशन। मिस्टर ए इंडिया में रहते हैं, उनकी कंपनी है ए लिमिटेड, और एक ए लिमिटेड और है जो रसिया में रहती है। अब दोनों ही ए लिमिटेड है, दोनों ही सेम कंपनी है, पर एक कंपनी, जैसे आपने देखा हो कई बार अमेजॉन, अमेजॉन इंडिया में भी है और अमेजॉन यूएसए में भी है, तो दोनों सेम कंपनी है ना। एक कंपनी इंडिया में है और एक कंपनी यूएसए में, पर कंपनी सेम है, इसको बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन, जिसकी एक कंपनी जो इंडिया में रहती है कंपनी, उसकी अगर एक और ब्रांच कहां पर है, बाहर है, उसको हम फॉरेन ऑपरेशन कहा जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे, स्कोप क्या कहता है। स्कोप कहता है एस 11, एस 11 नहीं, इंड एस 11 है, ठीक है। इन एस 11 डील विद द अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन अ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब अगर आप कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो इंड एस 11 बताएगा। ट्रांसलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन टू द रिपोर्टिंग करेंसी। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड है, मतलब फॉरेन ब्रांच, आपकी ब्रांच फॉरेन में है, बाहर है, इंडिया के बाहर है आपकी ब्रांच, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिया की करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना भी ये स्कोप बताएगा। इसका स्कोप यही है। इंड एस 11 हमें बताएगा कि मान लो अमेजॉन इंडिया के बाहर जो है, अगर आपकी ब्रांच, मेन हेड ऑफिस, अमेजॉन का हेड ऑफिस तो इंडिया के बाहर है, तो ब्रांच यहां पर है। बट अगर मान लो इंडिया की कंपनी की ब्रांच अगर बाहर होती, जैसे रिलायंस, मान लो रिलायंस की ब्रांच इंडिया के बाहर होती, यूएसए में होती, अमेरिका में होती, तो ऐसे केस के अंदर जो ब्रांच की अकाउंटिंग है उसको इंडियन रिपोर्ट, इंडियन अमाउंट में लाने को ट्रांसलेट करने का काम भी किसका रहता है, इंडिया एस 11 का रहता है। अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसका अलग से ट्रीटमेंट, अलग से एग्जांपल बताऊंगा, अलग समझाऊंगा। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो जितने भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन देखता है, अकाउंटिंग कौन देखता है, डील करता है, इंडिया एस 11 करता है। तो आइए जरा, जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वो यही लिखा है, पेपर में इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। मैंने लिखवाया भी है कि पेपर में इस कॉन्सेप्ट के आने के चांस होते हैं। अगर आपकी फॉरेन ब्रांच है तो फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग जब हेड ऑफिस इंडिया में रिकॉर्ड करेंगे तो इंड एस के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा ये कह रहा था। जब मैंने आपको बताया ना कि रिलायंस की अगर ब्रांच यूएसए में है तो रिलायंस कंपनी की जो ब्रांच है उसकी अकाउंटिंग तो फॉरेन करेंसी में हो रही होगी,
क्योंकि वो यूएसए में है, डॉलर में हो रही होगी, तो अब उसको हेड ऑफिस कहाँ है रिलायंस का, इंडिया के अंदर, तो उस ब्रांच की अकाउंटिंग यहाँ करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इस चैप्टर के अंदर फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग वो इसमें आता है, पर नीड नहीं है, अगर आप नहीं भी पढ़कर जाओगे तो चलेगा, पेपर यहां से आता है, पेपर में जो आता है वो यहां से आता है, क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो यहां से दे रखे हैं। फॉरेन ब्रांच का इंप्लीमेंट होता है आपको इंटरमीडिएट में, फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट में ब्रांच चैप्टर में फॉरेन ब्रांच है, वो का इंप्लीमेंट यहाँ पर आता है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन है वो ये है, द स्टैंडर्ड हाउएवर डज नॉट कवर द फ्लोइंग इशू। तो ये स्टैंडर्ड नीचे दिए गए चीजों को कवर नहीं करता है, ये स्टैंडर्ड नीचे दिए गए चीजों को कवर नहीं करता है। तो इट डज नॉट स्पेसिफाई द करेंसी इन विच द एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट डज नॉट स्पेसिफाई द करेंसी इन विच एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा कहता है रीस्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स रिपोर्टिंग करेंसी टू अनदर करेंसी। तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और फॉरेन ऑपरेशन और फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। अब ये सारी ट्रांजेक्शन क्या है, हम AS11 इस पे डील नहीं करता। आइए मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। आइए तो मैं इन चारों चीजों को समझाता हूं। यहाँ पे लिखा है स्टडी मैट से पूरा पढ़ना है। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ये लाइन बहुत बड़ी है, स्टडी मैट में आप देखोगे तो लाइन काफी बड़ी है और मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मुझे समरी बनानी थी ना, अब समरी में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा ज्यादा सही रहता है। आइए मैं तीनों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये तीनों को क्या क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन चीजों को डील नहीं करता है। क्या बोला मैंने, किन चीजों को डील नहीं करता। आप पहली बात सुनो, पहला क्या कहता है, पता भाई अगर मेरी कंपनी इंडिया के अंदर है, ठीक है, अगर मेरी कंपनी इंडिया के अंदर है और वो इंडिया की कंपनी इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो कौन सी करेंसी यूज कर रही होगी, रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज यूज कर रहा होगा, तो इंड AS11 क्यों लगेगा यहाँ पर। वो कहता है भी अगर इंडिया की कंपनी इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है और इंडियन रुपीज में रिकॉर्ड कर रही है, फॉरेन रिपोर्टिंग करेंसी में रिकॉर्ड कर रही है, तो भैया इंड AS अप्लाई नहीं होगा। इंड AS अप्लाई तब होता है जब फॉरेन करेंसी में फॉरेन डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना होता है, तब इंड AS11 अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है भाई, मेरी कंपनी इंडिया की है और मैं इंडिया में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं और इंडिया ही रुपीज में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इंड AS11 क्यों ना लगेगा, नहीं लगेगा, सॉरी इंड AS11 नहीं लगेगा। वो तब लगता है जब फॉरेन करेंसी की बात हो रही हो, डॉलर में रिकॉर्ड करा गया हो और उसको आप इंडियन रुपीज में रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो, तब ऐसे केस के अंदर इंड AS11 लगता है, इसलिए। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट देखिए, अगर मेरी इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी की एंटरप्राइज जो इंडियन कंपनी है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फॉरेन इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड कर रही थी, मतलब रिपोर्टिंग करेंसी में रिकॉर्ड कर रही थी, पर इंडिया के जितने भी इंडिया की कंपनी के अंदर जितने भी इन्वेस्टर है वो फॉरेन के हैं, वो यूएसए के हैं। अब उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आ रहा, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो तो इंडियन रुपीज में बनाई है और हम है इन्वेस्टर, सारे इन्वेस्टर जितने भी इन्वेस्टर है उस इंडिया कंपनी के, वो किसके है, यूएसए के। एग्जांपल समझो, ए लिमिटेड एक कंपनी है इंडिया की, ठीक है, इसके इन्वेस्टर सारे के सारे यूएसए के, अमेरिका के। अब भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई ए लिमिटेड की, भाई कैसे बनाएंगे, इंडियन रुपीज में बनाएंगे। तो इन्वेस्टर कहने लगे कि भैया हमें नहीं आ रहा समझ में, आप किस तरीके से बनाइए, आपने अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में बनाई और हमें डॉलर से समझवाओ, तो आप ये वाली स्टेटमेंट दोबारा से बनाओ, दोबारा से रीस्टेटमेंट बनाओ और अपनी इंडियन करेंसी के अमाउंट को जो आपने रिकॉर्ड कर रखा है उसको आप डॉलर में कन्वर्ट करके दोबारा स्टेटमेंट बनाओ। ऐसी सिचुएशन में भी इंड AS11 नहीं लगता। रीजन क्या है, इंड AS11 तब लगेगा जब डॉलर को रिपोर्टिंग करेंसी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने की या रिपोर्टिंग करनी होगी, रिकॉर्ड करना होगा। मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर में बनी हुई है और मुझे इंडियन में चाहिए, इंडिया के अंदर रह रहा हूं तो इंडियन रुपीज में चाहिए मुझे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डॉलर में बनी हुई है, यहां इंड AS11 लगता है। इंड AS वहां नहीं लगेगा जहां रुपीज में बनी हुई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, तब फॉरेन करेंसी यहां पर सिस्टम नहीं रहेगा। इंड AS11 कहता है भाई हम नहीं करेंगे। अगर आप अपनी स्टेटमेंट को रीस्टेटमेंट कर रहे हो, एक एंटरप्राइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग करेंसी में थी, उसको अदर करेंसी में लेकर आ रहे हो और दोबारा स्टेटमेंट बना रहे हो और डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, पहले से वो इंडियन रुपीज में थी, तो हम इसमें इंड AS11 नहीं लगाने देंगे। इंड AS11 तब लगेगा जब डॉलर में या अदर करेंसी में रिपोर्टिंग अदर करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हो और आप उसको इंडियन करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तब लगता है इंड AS11। इसके बाद कहता है कि अगर आपने कोई आपकी फॉरेन ब्रांच है, फॉरेन ऑपरेशन का मतलब हो गया फॉरेन ब्रांच, अगर आपकी कोई फॉरेन ब्रांच है वो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कर रही है, तो ऐसे केस के अंदर वो डील होगी AS3 के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, वो इंड AS11 नहीं देखेगा। भले ही इसमें फॉरेन करेंसी का रोल आ रहा है, पर इंड AS कहता है हम नहीं देखेंगे जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कहां बनाने की, AS3 के अकॉर्डिंग आपको बनानी होगी। दूसरा बात कर लेते हैं, फॉरेन करेंसी बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है लोन लेना।
आपने इंडिया के बाहर से लोन लिया है, किसी कंपनी से, किसी बैंक के इंडिया के बाहर से लोन लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट वहां पर कम मिलता था। अब इंडिया के बाहर से आप लोन लोगे तो वो तो डॉलर में मिलेगा। लेट सपोज कि आपने डॉलर में क्या कहते हैं रेट लोन लिया, अब उसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे। अब कन्वर्ट करने में क्या होगा? कन्वर्ट करने में जो आज का प्राइस होगा, इंडियन रुपीज का जो प्राइस होगा, $1.80 जो भी होगा, उस पर आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी, आपने मान लो $10,000 लिए तो $10,000 इंटू 80 करके आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। अब आप जब इंटरेस्ट पे करने की बारी आएगी या आपको लोन की रीपेमेंट करने की बारी आएगी, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों आपका डॉलर का रेट फ्लक्चुएशन होगा। आपने लिया तो 80 रुपीज में, जिस दिन आप पे कर रहे हो उस दिन ₹82 हो गया, जिस दिन आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस दिन $1 का प्राइस ₹82-85 हो गया। तो डॉलर के रेट्स की फ्लक्चुएशन होती रहती है पर डे, हर दिन डॉलर का रेट बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो फ्लक्चुएशन की वजह से अगर इंटरेस्ट कॉस्ट पे कोई लॉस हो जाता है, जहां इंटरेस्ट कम देना चाहिए था वहां आपने ज्यादा दिया, तो ऐसी ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट कॉस्ट की ट्रीटमेंट भी क्या आ जाती है? फॉरेन करेंसी बोरोइंग आ जाता है। और ये AS16 देखता है, इंड AS16 देखता है सर, इंड AS11 नहीं देखता, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट के जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो कौन देखेगा? इंड AS16 देखेगा, जो हम अभी आगे इस हमारे सिलेबस में है वहां पढ़ेंगे। राइट सर, तो कैश फ्लो की ट्रीटमेंट कौन देखेगा? AS3। वहां जब अलग से AS बना रखा है तो यहाँ पर हम डील नहीं करेंगे। इसके बाद AS16 के बोरोइंग कॉस्ट के लिए अलग से AS बना रखा है तो हम यहाँ पर डील नहीं करेंगे। तो आ गया इंडियन रिपोर्टिंग करेंसी में फाइनेंशियल बनी हुई है, आपने उसको डॉलर में कन्वर्ट करा, ये भी एस डील नहीं करता। और इंडिया में फाइनेंशियल बनी है, वो भी रिपोर्टिंग करेंसी, तो इंडिया एस लगेगा ही नहीं 11। राइट, तो ये ट्रीटमेंट है जो उसमें यहाँ पर नहीं लगेगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको समझनी है। क्लोजिंग रेट क्या होता है? जिस दिन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होता है 31 मार्च को, उस दिन एक्सचेंज रेट को क्लोजिंग रेट कहते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि भैया डॉलर में डॉलर का प्राइस 31 मार्च को इंडियन रुपीज के हिसाब से कितना था, आज मेरा डॉलर का प्राइस कितना है, ये एक अलग मैटर कर रहा है। जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रही है उस दिन डॉलर का प्राइस कितना है इंडियन रुपीज के हिसाब से, कन्वर्जन रेट कितना है, एक्सचेंज रेट कितना है, उसी को क्लोजिंग रेट का, इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है जिस दिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होता है 31 मार्च 31 दिसंबर को, उस दिन देखना कि $1 का एक्सचेंज रेट इंडियन रुपीज के हिसाब से कितना है, वो आपका क्लोजिंग रेट उसको कहेंगे। एवरेज क्या कहता है? पूरे साल में जो जो एक्सचेंज रेट हुए उनका एवरेज को एवरेज कहेंगे। लेट्स सपोज कि आपने पूरे साल में 20 बार ट्रांजैक्शन करी, 20 बार एक्सचेंज रेट में देखा, उन 20 को क्या करो, उन 20 का एक्सचेंज रेट का क्या, किसी 80 में करा हुआ, 81 में, कभी 82 में, कभी 81.50 में, कभी 82.50 में, इस तरीके से 20 ट्रांजैक्शन करी अलग अलग एक्सचेंज रेट पे, तो उनका एवरेज निकालने के लिए करेंगे 20 को जोड़ेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा, उसको एवरेज रेट कहते हैं। एक्सचेंज रेट, दो कंट्री की करेंसी के रेशियो को एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेट्स सपोज कि $1 अगर $80 का है, कि $1 के बदले में इंडियन रुपीज $80 है, तो ये एक्सचेंज रेट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, आगे बढ़ते चलिए। मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? इट मीन मनी हेल्ड एंड अदर आइटम हु सेटलमेंट रियलाइजेशन अमाउंट इज डिटरमाइन सम ऑफ मनी। ऐसा मॉनेटरी आइटम्स क्या होता है? ऐसी चीज, ऐसी आइटम्स जिनको हम या तो सेटलमेंट के टाइम पे मनी का प्रयोग कर रहे हैं, रियलाइजेशन के टाइम पे मनी का प्रयोग, कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, वो हमारा मॉनेटरी आइटम होता है। जैसे कैश एक मॉनेटरी आइटम है, डेटर है। अब डेटर हमें जब पैसा देगा तो आ तो रही है ना यहाँ पर पैसों की बात, डेटर में पैसा देगा, बीआर का पैसा हमें मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल का पैसा हमें मिलेगा, क्रेडिटर, बिल पेबल, इनका पैसा हमें देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी सम ऑफ मनी का यूज किया जा रहा है रियलाइजेशन अमाउंट में, उसको हम मॉनेटरी आइटम्स कहते हैं। आइए सर, अब आता है सारा कहानी AS1 की जो मेन गाइडलाइन है। AS11 जो इंड AS11 है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग से कराया हुआ है, अपने तरीके से कराया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये बुक के तरीके से नहीं है। आप अभी स्टडी मैट मॉड्यूल देखोगे और मेरे नोट्स देखोगे तो फर्क नजर आएगा, मतलब पढ़ाने के तरीके में, पहले क्या पढ़ा रहा हूं दूसरा क्या पढ़ा रहा हूं, बट कंटेंट सेम मिलेगा आपको। जो कंटेंट यहां लिखा है वो आपको बुक में भी दिखेगा, कंटेंट तो मिलेगा पर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन या पहले क्या पढ़ाना है दूसरे में क्या पढ़ाना है वो आपको अलग मिलेगा सर। ठीक है सर, चलिए अब जल्दी से इनको गाइडलाइंस को पढ़ते हैं। टोटल कितनी गाइडलाइन है मैं आपको दिखा देता हूं। एक, यही गाइडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडलाइन। दो, इनको मैंने बहुत डिप में कराया था क्लास के अंदर। तीन, चार, देख लो कितनी बड़ी बड़ी है। यहां पर जाकर टॉपिक 1 खत्म होता है, पैरा 46 ए करके आएगा, तब जाकर टॉपिक 1 खत्म होगा। टॉपिक 3 टॉपिक हमारे, पता है ना आपको। पहला जो एग्जाम में आने के चांस है जिसके मैंने बताया था, ठीक है। दूसरा हमारे पास फॉरेन ब्रांच वाला है कंसेप्ट, ये वाला 3 टॉपिक है हमारे पास। अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी जो कि पेपर में आता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को नहीं भी करो चलेगा। फिर दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, 3 टॉपिक के बाद ही खत्म होगा और अभी खत्म करेंगे पूरा का पूरा AS, अभी के अभी।
ठीक है। और मेरे जब भी आप पढ़ो, क्या पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ने की नीड नहीं है। ये और ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ये जरूर करके जाना अगर आप इंडिया एस 11 करके जा रहे हैं तो। अब वो मैं सारा का सारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं करता, फॉरेन ब्रांच में एक्सप्लेन करा है। ब्रांच वाले चैप्टर जब आएगा ना तो वहां पर आपको फॉरेन ब्रांच में समझाऊंगा, टॉपिक नंबर 2। इसलिए टॉपिक नंबर 2 को जब मैंने पढ़ाया था क्लास के अंदर तो मैंने वहां पर लिख दिया था, दिस टॉपिक विल कवर फॉरेन ब्रांच अंडर द ब्रांच चैप्टर, दिस टॉपिक इज ऑलरेडी कवर फॉरेन ब्रांच अंडर ब्रांच चैप्टर। जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो पढ़ेंगे। ऐसा होता है ना क्लास के अंदर कि भाई कोई ब्रांच चैप्टर पढ़कर आ चुका है फिर ये पढ़ रहा है, कोई ब्रांच चैप्टर नहीं पढ़ा पहले ये पढ़ रहा है फिर ब्रांच पढ़ेगा, तो दोनों के लिए लिख दिया कि जिन्होंने ब्रांच नहीं पढ़ा है वो तो पढ़ोगे आगे फॉरेन ब्रांच, और जिन्होंने ब्रांच पढ़ लिया है वो पढ़ चुके हैं फॉरेन ब्रांच, तो वहां पर ये टॉपिक कवर होता है, टॉपिक नंबर 2, जहां पर हम फॉरेन ब्रांच की बात करते हैं। ब्रांच चैप्टर में जब ब्रांच चैप्टर की बात करेंगे तब वहां पर आ देंगे। टॉपिक नंबर 3 वही फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, वो यहाँ पर आ गया, इसको मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन आपका ये खत्म हो जाएगा सर, फिर खत्म हो जाएगा आपका। और सबसे मेन जो है, देखिए फर्क मत करो, आपने ब्रांच पढ़ाओ या ना पढ़ाओ दिक्कत मत लीजिए। कई बार स्टूडेंट को ना बहुत ऐसा हो जाता है कि यार अरे यार फॉरेन ब्रांच पढ़ना है और उसको नहीं करा, ये पेपर में आ गया, ऐसा हो गया तो कैसे करूंगा। भाई इतनी टेंशन मत लो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना दूर तक मत सोचिए, जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए। पहले वाला कॉन्सेप्ट और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट को पढ़ो। लास्ट वाला इसलिए पढ़ो क्योंकि थ्योरेटिकल पूछ लेता है, पहला वाला मेन पढ़ो। मेन जो इन डेप्थ पढ़ना आपको पहला वाला पढ़ना है, जिसके अंदर 4 बड़े बड़े टॉपिक और फिर पैरा 1 है, ये पढ़ना है, गाइडलाइंस जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, जो इससे पेपर में आएगा। कोई भी क्वेश्चन कर लेना, इसी से आएगा पेपर में, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या कहता है, एज पर इन एएस 11 रिवाइज, जो एएस 11 रिवाइज हुआ, पहले एस था इसको फिर रिवाइज करा और कहा ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बी इनिशियली रिकॉर्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मैं कोई एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। 1 अप्रैल 2023 को हमने, हमारा साल चालू हुआ और 1 जनवरी 2024 को हमने एक ट्रांजैक्शन करी, और ट्रांजैक्शन ये करी कि हमने गुड्स भेज दिया फॉरेन कस्टमर और क्लाइंट को। $10,000 के गुड्स थे, उस टाइम $1 75 का था। जिस दिन हमने गुड्स सोल्ड करे, उधार पे बेचे अपने फॉरेन कस्टमर को, इंडिया में रहते हैं, हमने अपने फॉरेन कस्टमर को उधार पे बेचे 1 जनवरी 2024 में $10,000 के गुड्स बेचे, उधर $1 75 का था। फिर साल खत्म हुआ 31 तारीख को, जिस दिन हमें अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, जिस दिन हमें साल खत्म करना होता है, $1 तब ₹80 का था। अब मैं इस साल के आने में बनाऊंगा ना अपनी अकाउंटिंग, इस साल कितना था, $1 ₹80 का था। और जिस दिन उस क्रेडिटर ने हमें, मतलब हमारे जो फॉरेन कस्टमर है, जिस दिन उसने हमें पेमेंट करी, उस दिन $1 ₹85 का। अब यहाँ पर 3 एक्सचेंज रेट आ गए। जिस दिन मैंने गुड्स बेचा उस दिन तो $1 ₹75 का था, जिस दिन हमारी अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगी उस दिन $1 ₹80 का था, और जिस दिन हमारा डेट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट डेट होगा, जब हमारा फॉरेन कस्टमर हमें पे कर देगा क्योंकि हमने उधार पे गुड्स बेचे थे, उस दिन $1 ₹85 का था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भैया किस एक्सचेंज रेट को लेकर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंडिया के फाइनेंशियल में रिकॉर्ड करूं उस ट्रांजैक्शन को। तो इसलिए पहले वाली गाइडलाइन ये कहती है इंडिया एस 11 की, कहता है कि भैया जिस दिन में आपने अपने ट्रांजैक्शन को करा था, इनिशियल ट्रांजैक्शन किस दिन हुई थी, उसी रेट को आप कंसीडर करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने के लिए। इनिशियल डेट क्या थी, किस दिन आपने गुड भेजा था, गुड भेजा था सर 1 जनवरी को। जिस दिन बनाओगे उससे मतलब नहीं, अपनी अकाउंटिंग जिस दिन क्लोज करोगे उस दिन एक्सचेंज रेट है उससे मतलब नहीं होगा, जिस दिन आपका डेट ऑफ सेटलमेंट है उससे मतलब नहीं है एक्सचेंज रेट से। किस एक्सचेंज रेट से मतलब है, इनिशियली इस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी उस एक्सचेंज रेट से हमें मतलब है, उस पर आपको रिकॉर्ड करना है। तो अब जो आप गुड्स बेच रहे हो $10,000, वो $10,000 मल्टीप्लाई में 75 करोगे और इतना अमाउंट पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे इंडिया के अंदर, एज पर इंडिया एस 11, जो कि हमारा पहली वाली गाइडलाइन कहता है। इनिशियली जिस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियली ट्रांजैक्शन किस दिन हुई है, इनिशियली 1 जनवरी को, बस इसी ट्रांजैक्शन से आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये रहा प्रेजेंट केस के हिसाब से जनरल एंट्री। जनरल एंट्री है 1 जनवरी को जनरल एंट्री होगी फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा डेटर है। डेटर बोले तो क्योंकि हमें इससे पैसा लेना है और हमने इसको सेल करी है। 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन करेंगे और किस कौन सा एक्सचेंज रेट लेंगे, ₹75 का एक्सचेंज रेट लेंगे। खत्म हो गया जी, इतना सिंपल है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एज पर द एस 11 रिवाइज ऑन द रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब कौन सी डेट होती है, बैलेंस शीट डेट होती है। ऑल मॉनिटरी आइटम्स, अब देखिए मॉनिटरी आइटम का मतलब समझ लीजिए। मॉनिटरी आइटम वो आइटम्स होते हैं जो हमारे डेटर होते हैं, जो हमारे डेटर हो गए, जिनको हमें इन रियलाइज्ड होगा, क्या होगा, रियलाइज्ड होगा, जो आइटम रियलाइज्ड होगा। देखिए वो सारे आइटम जो इन टर्म्स ऑफ मनी है वो मॉनिटरी आइटम नहीं है, इधर वो आपके अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग चीज थी, यहां पर अलग है। यहां पर क्या है, कहता है इट मीन मनी हेल्ड एंड अदर आइटम हुज सेटलमेंट, इनका पैसा आना है या रियलाइज्ड अमाउंट इज डिटरमाइंड इन सम ऑफ मनी। मुझे बताओ जिनका पैसा आना है या जिनको पे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या तो पैसा आना है या मुझे उनको पे करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश, कैश एक मॉनेटरी आइटम इसलिए होता है
क्योंकि कैश हमारे पास रखा होता है इन हैंड और सम ऑफ मनी की नेचर में होता है। जैसे कि दूसरा है डेटर। अब डेटर क्या है, डेटर मुझे पैसा देंगे, रियलाइज होगा उससे मेरा अमाउंट, और वो इन सम ऑफ मनी होगा, तो इसको मॉनेटरी कहते हैं। बीआर, वो भी पैसा मेरा रियलाइज होगा, इन सम ऑफ मनी होगा। एग्जांपल और ले सकते हैं यहाँ पर, क्रेडिटर, उनको वो भी हमारा इन रियलाइज अमाउंट है, पर हमें उसको पे करना है, सेटलमेंट करना है। क्या करना है, सेटलमेंट करना है, कि मुझे पे करना है क्रेडिटर को, वो भी इन सम ऑफ मनी होगा। ट्रेड पेबल, वो भी इन सम ऑफ मनी है, सेटलमेंट करना है, पे करना है। एसेट, एसेट मेरा इन सम ऑफ मनी नहीं है, मेरी जो एसेट रखी हुई है, मान लो मेरे मशीन रखी हुई है, तो मॉनेटरी आइटम नहीं कहलाई जाएगी एज पर इंडिया AS 11। क्यों नहीं कराई जाएगी, क्योंकि सर वो कितना अमाउंट आएगा, कितना सम ऑफ मनी आएगा, वो डिटरमाइन नहीं है। जहां पर डिटरमाइन होता है कि क्रेडिटर से मुझे इतना ही लेना है, कैश मेरे पे इतना ही पड़ा है, बैंक में मुझसे पैसा इतना ही लेना है, बीआर मेरे पे इतना पड़ा है, जहां पर डिटरमाइन होता है सम ऑफ मनी आना क्या है। बैंक में मेरे पैसे पड़े 2 लाख रुपए, तो आएगा कितना, 2 ही आएगा ना। डिटरमाइन है या नहीं है सम ऑफ मनी, यस। तो जहां बात डिटरमाइन होती है वहां पर, अब मशीन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही है 10 लाख रुपए की, तो क्या 10 लाख आ जाएगा बेचकर, नहीं, मशीन डेप्रिशिएट होगी, आगे देखने जाऊंगा तो कम वैल्यू मिलेगी। लैंड मेरे पे दे रखी है 15 लाख का, जब लैंड बेचूंगा तो क्या पता 20 लाख के बिक जाए। तो जहां सम ऑफ मनी कितना आना है या कितना पे करना है वो डिटरमाइन होता है पहले से, तो उसको मॉनेटरी आइटम्स कहा जाता है। बात समझ में आ गई दोस्त, क्लियर है। जैसे कि सेल, परचेज, ये सब कोई मॉनेटरी आइटम्स नहीं है, जिनसे पैसा आना है या जिनसे पैसा जाएगा। वो सेल क्या होता है, सेल तो पैसा आ ही जाता है, सेल मैंने करी, वो पैसा आ ही गया, वो तो कैश में आ गया, तो कैश मॉनेटरी आइटम है, ठीक है जी। तो सेल वर्ड जो यूज आ रहा है या परचेज वर्ड का यूज कर रहा है वो नहीं होगी। जिनसे पैसा आना है डेटर, या जिनको पैसा देना है क्रेडिटर, वो है। एसेट नहीं होती है। एसेट कौन सी एसेट, टेंजिबल एसेट्स जो होती है, जैसे कि मशीनरी, कंप्यूटर वगैरह, क्योंकि इनका अमाउंट हम पहले से डिटरमाइन नहीं करके बता सकते कि कितना पैसा रियलाइज्ड होगा, राइट। चलिए अब दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, दूसरा वाला पॉइंट कहता है, जो सेकंड वाली गाइडलाइन है वो कहती है, कहता है देखिए जब आपने इनिशियली रिकॉर्ड करा, कस्टमर को आपने पेमेंट करी, गुड सोल्ड टू फॉरेन कस्टमर, तो आपने कहा भाई जिस दिन आपने पेमेंट, जिस दिन आपने कस्टमर को सोल्ड करा था उस दिन पर रिकॉर्ड करो। अब क्लोजिंग डेट पे क्या होगा, अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज होगा तो क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट डेट बनेगी, और बैलेंस शीट एक रिपोर्टिंग डेट होती है। बैलेंस शीट क्या होती है, रिपोर्टिंग डेट होती है। कहता है रिपोर्टिंग डेट वाले दिन में जितने भी मॉनेटरी आइटम्स है वो रिपोर्टिंग डेट के जो एक्सचेंज रेट होगा उस पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये क्या था हमारा केस नंबर 2 इन AS 11। तो मैंने भाई कितने पे रिकॉर्ड करा था, देखो ये हमारा क्या है, मॉनेटरी आइटम है, जबकि सेल और नॉन मॉनेटरी आइटम है। कहता है जितने भी मॉनेटरी आइटम्स होगा, हाँ जितना भी मॉनेटरी आइटम होगा, क्लोजिंग डेट वाले दिन में जो एक्सचेंज रेट होगा उस पर कन्वर्ट किया जाएगा, उस पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मैंने जिस दिन इनिशियली बेचा था उस दिन हमारे फॉरेन डेटर कितने के बन गए थे, 75 के हिसाब से बने थे, और क्लोजिंग डेट वाले दिन हमारा एक्सचेंज रेट था 80 रुपए के हिसाब से। तो कहता है जितने भी मॉनेटरी आइटम है, जैसे डेटर, क्रेडिटर्स के, सेल, कैश वगैरह, जितने भी मॉनेटरी आइटम है वो सारे के सारे क्लोजिंग डेट वाले दिन पे, रिपोर्टिंग डेट वाले दिन पे, जो बैलेंस शीट वाली डेट होती है उस डेट पर क्लोजिंग जो आपके पास चेंज रेट चल रहा होगा उस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ऐसा इंडिया AS 2 कहता है। कम से समझ लो क्या कहता है, ऐसे इंडिया कहता है और कोई लॉस और गेन होगा उसको आप रिकॉर्ड करोगे इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने फॉरेन डेटर से क्या बोला था, मेरे पे कितने आएंगे, 7.5 लाख रुपए आएंगे। 10,000 बेचा था डॉलर का, और $1 75 रुपए का, 7.5 लाख रुपए आएंगे। अब वो कह रहा है बैलेंस शीट में डेटर को 80 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। 80 के हिसाब से क्यों, क्योंकि $1 80 रुपए का है ना क्लोजिंग डेट वाले दिन पे, $1 80 रुपए का, तो कह रहा है 80 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड करना है आपको। अगर हो सकता है 70 भी हो सकता तो लॉस हो जाता आपको। 75 रुपए का फॉरेन डेटर से पैसा लेना था, अब मैं 75 पे रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने बैलेंस शीट वाले दिन पे, जैसे 11 कहता है, तो आपको लॉस हो जाता। कहता है एनी लॉस और गेन अगर आपको हो रहा है इस क्लोजिंग डेट वाले दिन और इनिशियल रिकॉर्डिंग के अंदर, जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उस लॉस और गेन को आप अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करोगे। अभी मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया, $1 75 रुपए का था और $1 80 पे मैं फॉरेन डेटर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फॉरेन डेटर से पैसा लेता 7.5 लाख रुपए, पर बैलेंस शीट में लिखूंगा 8 लाख रुपए, क्योंकि उस दिन क्लोजिंग डेट वाले दिन पे एक्सचेंज रेट था 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए लिखूंगा, और ऐसे केस के अंदर मुझे 50,000 का फायदा हो जाएगा, और इस 50,000 के फायदे को क्या कहूंगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L कहूंगा। ये 50,000 किससे लेने हैं, ये भी तो मुझे डेटर से लेने हैं, तो फिर से डेटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि 7.5 लाख से डेटर ऊपर बढ़ाए थे, और 50,000 से अब बढ़ाऊंगा तो हो जाएंगे 8 लाख के डेटर, और ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। खत्म होगा जी पॉइंट नंबर 2। कहता है ड्यूरिंग द ईयर जितने भी मॉनेटरी आइटम है रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको चेंज करके क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक ही डेटर हो सकता है एक से ज्यादा डेटर हो सकता है क्रेडिटर भी हो सकता है ट्रेड पेबल भी हो सकता है बिल पेबल भी हो, BR भी हो, BP भी हो, ट्रेड रिसीवेबल भी हो। जितने भी मॉनेटरी आइटम है, चाहे वो इनिशियली कितने भी कौन से एक्सचेंज रेट पर रिकॉर्ड करा है, वो मैटर नहीं करता। आप जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी क्लोजिंग, उस दिन जो एक्सचेंज रेट होगा उस पर उनको कन्वर्ट किया जाएगा, उस रेट से कन्वर्ट किया जाएगा, और जो भी लॉस और फायदा होगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाला जाएगा। ये लिखा है इस नोट पर। बात समझ में आ गई थी। तीसरा वाला पॉइंट क्या कहता है,
तीसरा वाला क्या कहता है, जब डेट सेटलमेंट डेट आएगी, तीसरी गाइडलाइन क्या कहती है, एज पर द इंडियस 11 रिवाइज ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट एनी लॉस और गेन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अ स्टेटमेंट ऑफ पीएम। भाई मुझे कितना पैसा लेना था बैलेंस शीट वाले दिन पे बताओ, पहले तो मैंने 7.5 का बेचा, पर जब मैंने बैलेंस शीट पर रिकॉर्ड करा वो 8 पे कर दिया दूसरे नंबर पॉइंट के हिसाब से। अब लेना कितना है, 8.5 लाख रुपए लेना है, तो फिर से फायदा हो गया। मैं बैलेंस शीट के हिसाब से मेरे को अपने फॉरेन डेटर से 8 लाख रुपए लेने थे, पर जिस दिन डेट ऑफ सेटलमेंट थी उस दिन $1.85 का था। मेरे एग्जाम्पल नंबर 1 पे लिखा हुआ है, देखो $1.85 का था जिस दिन मुझे वो डेटर पे कर रहा है, तो मुझे लेना तो था $1.80 के हिसाब से, पर एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, तो ऐसे केस के अंदर $1 कितने का हो गया, $85 का हो गया, फिर से फायदा हो गया। तो 8.5 लाख रुपए आएंगे, पर लेना था 8 लाख रुपए, तो डेटर तो मैं 8 लाख से खत्म करूंगा, पर पैसा कितना दिया उसने 8.5, तो बाकी क्या हो गया, 50,000 का फायदा हो गया। तो डेट ऑफ सेटलमेंट में हो सकता है फायदा और लॉस दोनों हो जाए, क्योंकि डेट ऑफ सेटलमेंट में मेरी बैंक बैलेंस शीट वाले दिन में मुझे डेटर से कितने से बढ़ रहे थे, मेरे डेटर थे 8 लाख रुपए के। तो अगर जिस दिन डेट ऑफ सेटलमेंट हुई अगर $1 का होता, मुझे 7.5 पे करता, तो मुझे 50,000 का लॉस हो जाता, क्योंकि लेने थे 8 लाख और वो उसने $75 के हिसाब से पे करा। जिस दिन डेट ऑफ सेटलमेंट थी उस दिन मेरे डॉलर का पता है 75 था, पर यहाँ पर भला हो गया कि $1 का प्राइस $85 था, और जबकि $80 में रिकॉर्ड करा था, 8 लाख लेने थे, 8.5 उसने पे करा, क्योंकि उस दिन एक्सचेंज रेट यही चल रहा था, तो 50,000 का मुझे फिर से फायदा हो गया। लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है एक्सचेंज रेट के अनुसार। सोचो, मैंने दूसरा एग्जांपल भी दिया, अगर $1.75 का होता उस दिन डेट ऑफ सेटलमेंट वाले दिन, तो क्या होता, पैसा कितना आता, 8.5 लाख रुपए, फिर डेटर पूरे खत्म हो जाते, 8 लाख रुपए से डेटर खत्म हो जाते और 7.5 ही आता, तो 50,000 का क्या हो जाता, मुझे लॉस हो जाता। तो इस तरीके से लॉस पर रिकॉर्डिंग करी जाएगी। बात समझ में आ गया। अब ये फुल फ्लैज एग्जांपल है, ये फुल फ्लैज एग्जांपल वही एग्जांपल है जो मैंने अभी कराया, जिसके अंदर मैंने आपको एंट्री बताई। पहली एंट्री होगी इनिशियल डेट पर रिकॉर्डिंग करने की, दूसरी क्लोजिंग डेट पे हम उसको प्रॉफिट मानेंगे, एंड तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, डेट ऑफ सेटलमेंट के दिन में 3 एंट्री होगी। 3 केस 3 एंट्री समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। अब आ जाते हैं अगला 4th पॉइंट, इसको आप एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से इसको। केस नंबर 4 कहता है कि अभी तक आपने क्या करा, अभी तक आपने सर गुड्स बेचे थे, है ना, अब आप बेचोगे क्या, एसेट। तो अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो या खरीद रहे हो, अगर आप एसेट खरीद रहे हो उधार पर, तो आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे क्योंकि उधार पर खरीदा, और अगर आप एसेट बेच रहे हो तो आपके डेटर बढ़ेंगे। तो वहां पर एसेट में, वहां पर पीछे वाले 3 केस मैंने क्या बताया था, वो तीनों केस इसी के अंदर है, बस फर्क क्या है, वहां पर एसेट्स की, वहां पर गुड्स की बात हो रही थी, यहां पर एसेट्स की बात हो रही है। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, एग्जाम्पल वही है सेम। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, फिक्स एसेट परचेज करा है $15,000 का उधार पर, जब जिस दिन खरीदा था उस दिन $1.75 का था, क्लोजिंग डेट पर $1.80 का है, और डेट ऑफ सेटलमेंट में $1.85 का। इस बात का ध्यान रखें, जिस दिन अकाउंट क्लोज होंगे, क्लोजिंग डेट पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कन्वर्ट होता है सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स, और अगर आपने नॉन मॉनेटरी आइटम को कन्वर्ट कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। मैंने वहां पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है, क्लोजिंग डेट वाले दिन पे एक्सचेंज रेट जो होगा उसमें सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स ही कन्वर्ट होंगे। मॉनेटरी आइटम का मतलब समझ लो, कैश, डेटर, बीआर, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर, बीपी, ट्रेड पेबल, यही है मॉनेटरी आइटम्स, इन्हीं का कन्वर्ट होगा, बाकी एसेट्स कन्वर्ट नहीं होती, जितने पे है उतने पे रिकॉर्ड करते हैं। आइए, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी उस दिन जो एक्सचेंज रेट होगा उस पर रिकॉर्ड करा जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट हमने खरीदी, डेबिट हो गया, और हमारे इस बार क्रेडिटर बढ़ गए, तो फॉरेन क्रेडिटर से लिखा है क्योंकि क्रेडिटर बढ़ गए। ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम है और ये मॉनेटरी आइटम है, तो मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग डेट वाले दिन पर चेंज हो जाएगा। तो कितने खरीदा, $15,000 $75 के हिसाब से 11,25,000 का आपने खरीदा। दूसरा क्या था, रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट वाली डेट पे। अब मेरे को $1 कितने रुपए का था, $75 का, अब $1 कितने का हो गया जी, $80 का। तो जहां मुझे 11,25,000 रुपए देने थे, वहां मुझे अब $15,000 ₹5 के हिसाब से लॉस हो गया। कैसे हो गया भाई, वहां पर $75 के हिसाब से क्रेडिटर था ना, $15,000 $75 के हिसाब से क्रेडिटर बढ़ाए। अब $15,000 $75 के हिसाब से तो इनिशियल डेट वाले दिन था, क्लोजिंग डेट वाले दिन ये $80 हो गया, तो अब मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई। तो जहां मैं $15,000 तो $75 के हिसाब से ट्रांजेक्शन करी, 15,000 इंटू 75 के हिसाब से ट्रांजेक्शन करी, 11,25, वो कह रहा है क्लोजिंग डेट वाले दिन पर आपको $80 के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, जिस दिन 12 लाख पर रिकॉर्ड करना है। तो 11,25 की जगह पर हम बैलेंस शीट पे कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 12 लाख रुपए। इसका मतलब 75,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। कहता है इस लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सिर्फ मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग वाले डेट पर रिकॉर्ड करना होगा। रिवीजन में ध्यान समझा रहा हूं। तो 75,000 रकम ने लॉस रिकॉर्ड कर लिया, ये हो गया लॉस, और क्रेडिटर फिर से बढ़ा दिया। अब क्रेडिटर कितने के सो रहे मेरे बुक्स अकाउंट में, 12 लाख के। सर देखो 11,25,000 के यहाँ से हुए और फिर 75,000 का, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर कितने के सो रहे हैं, 12 लाख रुपए। राइट, ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट वाले दिन में कितने सो रहे हैं, 12 लाख पे। इसका मतलब मुझे 12 लाख रुपए टोटल पे करना है। मुझे कितना पे करना है, टोटल 12 लाख रुपए। पर जिस दिन डेट ऑफ सेटलमेंट आई थी उस दिन $1.85 का था,
और फिर से लॉस हो गया। अब मुझे देना है $1 के हिसाब से, तो मैंने $15,000 की पेमेंट कर दी है और 85 के हिसाब से पेमेंट करी है, टोटल 12,75,000 रुपए। मेरे बैलेंस शीट वाले दिन पे, मेरे बैलेंस शीट वाले दिन में 12 लाख रुपए की एसेट थी, अब मैंने 12,75 पे करने हैं, तो 75,000 को फिर से लॉस हो गया और क्रेडिटर खत्म हो गया 12 लाख से, 75 का लॉस और टोटल पेमेंट करी 12,75,000 रुपए, खत्म हो गया सर। ये होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक पैरा 46A है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी कराया और ये आपको बुक में मिल जाएगा। अरे इसको अच्छा पढ़ाया नहीं, एक बार पढ़ लो सर, एक बार ये भी पढ़ लो। एज पर AS11 if any fixed asset has been acquired मतलब खरीदी गई है फॉरेन करेंसी पे ऑन द रिपोर्टिंग डेट, फिक्स एसेट एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करा जाएगा, जितने पे खरीदी उतने पे रिकॉर्ड कराएगा। मैं 75 पे खरीदी 75 पे रिकॉर्ड करा, एक नॉन मॉनेटरी है, मॉनेटरी आइटम चेंज होते हैं। इफ एनी लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर पड़ेंगे जब मैं उधार पे खरीदूंगा, इन रिलेशन टू फिक्स एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, मतलब जिस रेट पे खरीदा था 75 के हिसाब से, जब क्लोजिंग डेट आएगी तो उस पर क्लोजिंग रेट के हिसाब से एक्सचेंज उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट के वाले दिन में उसको 80 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड करना होगा और कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हमें पीएनएल अकाउंट में डालना होगा। समझ में आ गई? अब आ जाइए पैरा नंबर 46A, खत्म हो गया जी। पैरा नंबर 46A के बाद टॉपिक 2 आ जाता है और इसको आपको नहीं पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, फॉरेन ब्रांच आपने चाहे पढ़ा या फॉरेन ब्रांच आपने नहीं पढ़ा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन आने का मतलब यूं नहीं होती, क्यों ही मतलब ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई फॉरेन ब्रांच में हम पढ़ चुके हैं, फॉरेन ब्रांच जैसे होती है वैसे ही है ये भी, ठीक है जी। तो जिन्होंने फॉरेन ब्रांच पढ़ा, देखिए सब अपनी अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में आपसे कहा था कि ब्रांच वाला चैप्टर छोड़ देना, तो ब्रांच वाला चैप्टर छोड़ देना। स्टूडेंट ने जब छोड़ा होगा तो ऐसे केस के अंदर आपका फॉरेन ब्रांच भी गया होगा, तो ये वाला पार्ट भी गया होगा, ये भी नहीं पढ़ा होगा, तो नहीं है पढ़ने की नीड। मैं आपको मेरे पर भरोसा रखिए, यहां से पेपर में आएगा, यहां तक पेपर में आएगा, इसके बाद तो आता ही नहीं। जहां तक पेपर में आएगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद ये तो मैंने क्लास में ही डिस्कस नहीं कर पाया। और ये वाला पॉइंट हम अभी पढ़ते हैं, आपको बताता हूँ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है सर। चलिए पैरा 46A आते हैं, अब खत्म होने वाला है ये एस। पैरा 46A के अंदर ये एस भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। चलिए आ जाइए, देखिए पैरा 46A क्या कहता है, इन्होंने नया इंटरसेक्ट करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा। उन्होंने आपको 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये दिया है कि अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो फॉरेन करेंसी में और वो खरीदते टाइम आपने उधार पर खरीदा है, मतलब लोन लेके खरीदा है या उधार पर खरीदा है, मतलब क्रेडिटर बढ़ गए होंगे उधार पर खरीदा होगा, तो और वो फिक्स एसेट डेप्रिशिएबल नेचर की है, तो ऐसे केस के अंदर आप जो फिक्स एसेट उधार पे खरीद रहे हो उसकी अकाउंटिंग पैरा 46 के अकॉर्डिंग करना, और जो भी लॉस और प्रॉफिट आएगा उसको स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ना डालते हुए उसको फिक्स एसेट अकाउंट में डालना। समझ नहीं? मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंस। भाई मान लो आपने एक फिक्स एसेट खरीदी, प्लांटर मशीन $15,000 की थी और $1 उस दिन 85 रुपए का था, 75 रुपए का था, 1 अक्टूबर को खरीदी थी आप। अब क्लोजिंग डेट वाले दिन पे क्या होता है, जो भी मॉनेटरी आइटम होता है उसको चेंज करना होता है, तो $1 80 रुपए के हिसाब से हुआ उस दिन, तो 500 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया या लॉस हो गया? सर लॉस हो गया, क्योंकि क्रेडिटर जनरेट हुआ और क्रेडिटर में हमें पेमेंट एक्स्ट्रा करनी होगी। अगर आप पैरा 46 ऑप्ट नहीं करते, आज से अभी से पहले 46 नहीं पढ़ाया था ना अभी, उससे पहले क्या ट्रीटमेंट करते थे आप ऐसा करते थे कि आपने प्लांटर मशीन दिखाई दी, डेबिट हो गया और उससे आपके क्रेडिटर बढ़ गए 11,25,11,25, ठीक है ना, $15,000 तो 75 के हिसाब से। अब आपने जब क्लोजिंग डेट पे बात करी तो क्लोजिंग डेट पे $1 80 का था, तो जो क्रेडिटर है वो मॉनेटरी आइटम है और उसको हमें चेंज करना होगा। अब क्रेडिटर 11,25,100 नहीं करूंगा, 12,00,000 करूंगा, तो 75,000 का लॉस होगा, और इस लॉस को आप कहां डालते थे? इस लॉस को आप स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट में डालते थे और क्रेडिटर बढ़ा देते थे। अब क्रेडिटर क्या 11,25 यहाँ 75, टोटल 12 लाख के हो गए और 75 का लॉस हो गया, जो कि स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट में डालते थे। अभी तक हम ऐसा करते थे जब पैरा 46 ऑप्ट नहीं किया। पैरा 46 अगर ऑप्ट करते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इंटरसेप्ट करा है, तो ऐसे में पहली एंट्री तो सेम होगी, बस दूसरी एंट्री में क्या कहा उसने, कहता है जो भी लॉस होगा क्लोजिंग डेट पर, रिपोर्टिंग डेट पर अगर कोई लॉस हो जाता है या कोई प्रॉफिट हो जाता है, उस लॉस और प्रॉफिट को आप स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ना डालते हुए फिक्स एसेट अकाउंट में डालना जो आपने खरीदी थी। बस ये उसने कहा कि जो आपने प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें आप कहां डालोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल की जगह पर प्लांट एंड मशीन के अकाउंट में डाला जाएगा, मतलब फिक्स एसेट जो खरीदी है उस पर डाला जाएगा। अब इधर पढ़ लीजिए, पैरा 46A कहता है as per this para मतलब 46A, लॉस और प्रॉफिट ऑन द रिपोर्टिंग डेट। क्यों? क्योंकि कोई भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स होता है उसको रिपोर्टिंग डेट में चेंज करना होता है। ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। डेबिट कब होगा? जब लॉस होगा। क्रेडिट कब होगा? जब फायदा होगा। कहां पर? फिक्स एसेट अकाउंट पे। बस ये एक नया पॉइंट था, इसके अंदर डाला गया। बात समझ में आ गई? इसको आपको नहीं करना, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। टॉपिक नंबर 2 आपको छोड़ देना है। ये मैंने अपनी पेड, मैं देखो टू बी ट्रांसपेरेंट रहता हूं, मैं चाहता ये फास्ट ट्रैक बैच में कह दूंगा अगर मैंने पेड में कराया हुआ ये है वो है, ऐसे कहता था मैं, कहने को तो कुछ भी कह दो, एक बार क्लास लेने के बाद तो भाई बच्चा फंस गया, ऐसे वाली बात हो जाती है। नहीं कहता, मैंने क्लास में भी नहीं कराया हुआ है,
मैं फॉरेन ब्रांच वाले टॉपिक में इसको कवर कराता था और क्लास में मैंने यही बोला हुआ है, मैंने सामने आपकी क्लास के नोट दिखा भी थी, नहीं कराया और मैं स्टूडेंट को सजेस्ट भी कर देता हूँ, करने की नीड भी नहीं है सर। आपके पास बहुत सारी चीजें होती है सर, हर एक चीज आप नहीं कर सकते, आप इस बात को समझिए। कोई भी अगर प्रोफेशनल स्टूडेंट है ना, एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप प्रोफेशनली सोचोगे, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ये तो आपको क्लियर है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, और अगर आप 11वीं 12वीं फाउंडेशन की तरह सोचते हो तो आपका गलत है। कभी भी 100% कोर्स करके नहीं जाना। अब इस बात का तय कर लीजिए, अगर आप 100% कोर्स करके जा रहे हैं तो समझ लेना आपका पेपर कभी अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। हमेशा 90-80 के हिसाब से कोर्स कंप्लीट करके जाओ, कुछ चीजें छोड़ो। पेपर तो 100% अटेम्प्ट करोगे सर, कैसे करेंगे आपको पता है, पेपर 130 नंबर का आता है, कुछ चैप्टर आप छोड़िए, कुछ चैप्टर आप छोड़िए अपनी स्ट्रेटेजी अनुसार। तभी तो मैं स्ट्रेटेजी लेकर आता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट मुझे स्ट्रेटेजी क्यों मांगते हैं, इसलिए मांगते हैं कि क्या छोड़ना सही रहेगा सर के अकॉर्डिंग, फिर हमारे अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर लेंगे। जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करता है। वो कहता है कि अच्छा स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से है, तो मेरे हिसाब से मुझे ब्रांच की जगह पर ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे पे काम मेरे इस पे कमांड अच्छी नहीं है, ब्रांच पर अच्छी कमांड है। तो सब अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है फायदा। तो कुछ चैप्टर आप छोड़कर जाइए, में क्या होता है आप पूरा 100% पास तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के चांस होते हैं, तो 2 में से भाई 2 होते, 2 मत का मतलब हो गया 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप। 7 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आता है पहला कंपलसरी, 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप 2 छोड़ सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो भाई वो 2 छोड़ सकते हैं, तो उस पर मेहनत क्यों कर रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। जब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो है नहीं कि 7 के 7 कर लोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, करेंगे 5 के ही मिलेंगे आपको, है ना। तो इसलिए थोड़ा प्रोफेशनल वे में सोचना होता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार सामने लिखा, अगर आप समझ पा रहे हो तो समझिए एक बार, ठीक है जी। और एक चीज मैं आपको सर गलत शायद मिस कर गया मैं, ये जो जितने भी एएस है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, एएस ही है, इंड एएस नहीं है। इंड एएस ग्रुप 2 में उसका रिवीजन भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं मिक्सअप हो गया मेरा से। इंड एएस जो है वो ग्रुप 2 में आ रखा है, एएस 11, एएस 16, एएस 10 ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। इंड एएस की इतनी एप्लीकेबिलिटी ग्रुप 1 में नहीं आई हुई है। मैं ना ग्रुप 2 की भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, आगे जाकर आप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आओगे तो उसका भी फास्ट ट्रैक आपको चाहिए होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, तो वहां पर मिक्सअप हो गया है, वहां पर इंड एएस चल रहे हैं, ठीक है। तो बाय मिस्टेक मैंने इंड एएस बोल दिया यहाँ पर, क्योंकि वो क्या हो जाता है ना, एएस एएस इंड एएस एएस एस चल रहा है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। चलिए आ जाता है यार, इधर मेन पे आ जाता है, समझ में आ गया ना आपको ये एएस। अब यही एएस आप जरा स्टडी मैटर पढ़ के देखेंगे, आपके तो उड़ जाएंगे भैया। चलिए कहता है एज पर एएस 11 रिवाइज्ड एनी लॉस लिखा है, प्रॉफिट तो आया ही नहीं है। कह रहा है एनी लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शैल बी amortize ओवर द लाइफ ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है इसके बारे में समझाता हूँ, बड़े सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मान लीजिए आप यूएसए में रहते हैं और मैं इंडिया में रहता हूँ, और मैंने आपसे ना लोन लिया है, फॉरेन करेंसी पे लोन लिया, मैंने $1,00,000 का लोन लिया है, और जिस दिन मैंने अपने $1,00,000 का आपसे लोन लिया था, और वो उस दिन $1 75 के हिसाब से था। अब मैंने आपसे कहा कि मैं इस लोन का पेमेंट 5 महीने बाद करूंगा। अब जब मैंने 3 महीने बाद मेरा साल खत्म हुआ, उसके बाद 2 महीने बाद और 5 महीने बाद मैं इसका लोन का रीपेमेंट करूंगा, यहाँ 5 मंथ लिख देना, ठीक है ना, ईयर नहीं आया। 5 महीने बाद मैंने लोन का रीपेमेंट करना, और जिस दिन मैं लोन का रीपेमेंट कर रहा हूँ उस दिन $1 80 का हो जाए, भाई इसमें तो मुझे नुकसान हो जाएगा, और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों हो जाएगा, अरे मैंने $1,00,000 का लोन लिया है आपसे, और अब मुझे $1,00,000 के हिसाब से 75 रुपए के हिसाब से 75 लाख का लोन लिया हुआ है, और जब रीपेमेंट वाले दिन आएगा उस दिन अगर $1 80 के हिसाब से हो गया तो मुझे 80 लाख रुपए देने होंगे, 5 लाख का बैठे बैठे लॉस हो गया 5 महीने में। इस चीज से मैं डर गया, इस चीज से मैं डर गया, और मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, फ्यूचर में अगर मेरे डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो उससे मुझे काफी नुकसान होगा, क्योंकि मुझे उसी रेट से पेमेंट करनी होगी, रीपेमेंट करनी होगी, अगर मुझे 5 महीने बाद रीपेमेंट करनी। तो मैंने दिमाग लगाया और मैंने आपसे कहा कि भैया देखो एक ना फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल लो या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो एक्सचेंज रेट से। आपने कहा ये क्या होता है, मैंने कहा देखो आज ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट होगा उसका मतलब नहीं होगा। जिस दिन मैं आपको 1 महीने को रिपेमेंट करूंगा उस दिन क्या एक्सचेंज रेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मतलब ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं आज ही आपको बोल रहा हूं कि आगे फ्यूचर में जाकर भाई ये रेट बढ़े या घटे, अगर रेट बढ़ गया तो मुझे लॉस हो जाएगा क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा, और रेट अगर घट गया तो आपको लॉस हो जाएगा, आपको कम पैसे मिलेगा। मान लो अगर 75 की जगह आगे जाकर डॉलर का रेट 70 रुपए हो जाएगा, तो मैं 75 लाख की जगह 70 लाख पे करूंगा, तो 5 लाख का लॉस आपको हो जाएगा, आप बैंक को, आपको लॉस हो जाएगा। तो उसने कहा भाई हाँ बात तो सही हो रही है। तो ज्यादातर ये रेट बढ़ता ही है, आपने देखा होगा डॉलर का प्राइस कभी कम होता ही नहीं रुपीज से, इनिशियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, जब कम बढ़े कम ज्यादा चलेगा, पर एक लॉन्ग पीरियड पे देखोगे तो बढ़ता ही रहेगा डॉलर का रेट, कभी कम नहीं होता, ये बैंक को भी पता था।
बैंक नहीं पता मुझे, आप मतलब आप बैंक को आपने मुझे कहा कि सर देखिए ओवर द पीरियड है 5 महीने में जो भी है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट वाले दिन में क्या एक्सचेंज रेट था उससे मतलब मत रखो, आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आप और मैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए करते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखते हैं कि आज मैं आपको $1.78 के हिसाब से दूंगा, आज मैं आपको $1.78 के रुपए के हिसाब से दूंगा, 78 के हिसाब से। उसने कहा भाई 78 के हिसाब से क्यों दोगे, कह रहा देखो 75 के हिसाब से तो मैंने आपसे लिया ही है, और आपको लगता है भाई फ्यूचर में थोड़ा बहुत रेट अप होगा, अब कितना होगा ये भी नहीं पता, क्या पता घट भी जाए, आपको भी लॉस हो जाए, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा भाई मैं अगर ऐसे लिखूं कि $1 के 74 रुपए दूंगा तो आप मानोगे, 75 रुपए के हिसाब से तो आपने मुझे लोन नहीं दिया, तो 74 रुपए के हिसाब से तो नहीं लोगे ना वापस, तो इसका आपसे आप तो अपना लॉस नहीं करोगे ना, मेरा तो कभी फायदा होने से रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 75 लाख का मुझे लोन दो और मैं आपको वापस पे करूंगा तो 74 लाख रुपए पे करूंगा, तो मान जाओगे आप? नहीं मानो। और अगर मैं आपसे कहूं कि यार कॉन्ट्रैक्ट बना लो मैं आपको 78 लाख रुपए दे दूंगा 1 महीने को 5 महीने बाद, तो मान जाओगे? हाँ मान जाओगे। इंटरेस्ट जो अलग है वो अलग है, एक्सचेंज रेट काम क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए कभी भी मेरे हैंड से कभी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कई जो लोन देने वाला पर्सन है वो कभी कम पैसे थोड़ी ना लेगा, वो ज्यादा लेने को रेडी हो जाएगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। तो हमने क्या करेंगे, दो पार्टी आपस में क्या बना लेगी, कॉन्ट्रैक्ट बना लेगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट में ये देखेगी कि भाई देखो मैं $1 आपको 78 के हिसाब से देने को रेडी हूं, अब वो आगे जाके बढ़े या कम हो उससे हमें कोई मतलब नहीं हुआ। मान लो आगे जाकर वो $1 80 के हिसाब से हो जाता है तो हमारी डील पहले से ही हो रही है, हमने फ्यूचर के लिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इसी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसको फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, आपको एफएम में भी पढ़ने को नजर आएगा ये। तो अब मैं उसको $1.78 के हिसाब से रीपेमेंट करूंगा चाहे उस दिन कोई सा भी रेट हो। तो इस हिसाब से मुझे लॉस कितना हो गया भाई, मैंने लोन लिया था 75 लाख का और जो पेमेंट करना है जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है वो 78 लाख रुपए, तो 3 लाख का मुझे लॉस हो गया। क्या था, इस लॉस को आप किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे यही बता रहा था फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि लॉस होगा ही होगा, और वो रेट हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा रेट हमेशा अप होगा उससे, अगर बंदा सही रहा तो 75 रख लेगा, नहीं तो अप ही होगा, कभी कम नहीं करेगा। तो क्या था, जो आपको 3 लाख का लॉस हुआ है ना, जो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ आप कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ जो है ना उस पीरियड के अनुसार आप उसको लॉस को बुक करो। कैसे, क्या था देखो, पहले 3 महीने में साल का लॉस हुआ तो 3 महीने और 5 महीने टोटल 5 महीना हो गया और 3 लाख का लॉस है, 3 लाख का लॉस हुआ ना मेरे को कितने महीने में, 5 महीने में, तो ये अलग अलग साल पे बुक होगा ना, क्योंकि साल की अकाउंटिंग अकाउंटिंग यहाँ क्लोज होगी ना दोस्त। देखो अगर ये पूरा 5 महीने एक साल के अंदर आ जाता सीधा सीधा कहता कि इसी साल में पूरे 3 लाख रुपए राइट ऑफ कर दो, पर क्योंकि 3 महीने इस साल और 3 महीने 2 महीने अगले साल आ रहा है तो इसको अलग अलग राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इस साल में कितना राइट ऑफ करूंगा, 3 महीने बस, क्योंकि इस साल 3 महीने के बाद क्लोज हो रहा अकाउंटिंग, तो 3 लाख रुपए 5 महीने का है तो 3 महीने के हिसाब से 1,80,000 रुपए जो इस 3 महीने के पीरियड का आ रहा है, तो यहां पर मैं इसको लॉस बुक कर लूंगा, इधर लॉस की एंट्री पास करूंगा, और बाकी के जो 1,20,000 है वो मैं अगले साल पे करूंगा 2 महीने के, क्योंकि मेरा 5 महीने 2 साल में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 साल में आ रहा है, तो क्या करूंगा 23-24 में कितना लॉस अमोर्टाइज होगा, मतलब पीएल में कितना जाएगा 3 लाख, 5 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई 5 महीने इंटू 3 1,80,000, और 24-25 में अगले साल वो 1,20,000 पे जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपका ये खत्म हो गया है हमारा इंड एएस 11, सॉरी इंड एएस, फिर इंड एएस आ रहा है ऊपर, एएस 11 रिवाइज्ड खत्म हो गया। एक बार बुक का एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए, और आप जब मेरा पढ़ाया हुआ रिवीजन और जब बुक देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो मैंने पढ़ाया वो एक्जेक्टली सेम आपको नजर आएगा, पर बुक के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है, एड ऑन करने को तो कुछ भी कर दो यार, एड ऑन करने को तो कुछ भी कर दो, जैसे इन एएस 11 है वैसे इंड एएस 21 है, इसका कंपैरिजन दे दिया, आना नहीं है पेपर के अंदर, कंपैरिजन डाल दिया। सर इतना सब याद नहीं कर सकते आप, इधर देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूं और समझ में आने के लिए कि जो मैंने पढ़ाया कि उसी में से आ रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखेंगे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021 जेड लिमिटेड एक ई कॉमर्स कंपनी है जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करती है, टेक्निकल सर्विस देती है, लूका लिमिटेड जो अल्टाटा में रहती है, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूएसए ऑर्गेनाइजेशन है, अटलांटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए में है। द ट्रांजेक्शन ऑफ $24,000 का करा 7/12/2021 को, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करा उस दिन इनिशियल रिकॉर्डिंग होगा, तो $24,000 24,000 जो ट्रांजेक्शन करिए 24,000 वो 7/12 को करिए, तो 7/12 को डॉलर का रेट था 68.80 रुपए, इनिशियल ट्रांजेक्शन इस दिन रिकॉर्ड होगा। क्लोजिंग डेट पे किस दिन होगा, ये क्लोजिंग आपकी आ गई, क्लोजिंग में आपका 68 रुपए का ये रहा क्लोजिंग, सर 31/3/2021 का क्लोजिंग का रहा, तो जो भी मॉनिटरी आइटम्स होगा वो क्लोजिंग पर रिकॉर्ड करूंगा 70.45 के अकॉर्डिंग, और जिस दिन रीपेमेंट होगा उस दिन आपके पास 71.50 पे रिकॉर्ड करेंगे, फिर से लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा वो करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, पेमेंट कब करिए उसने 20/5/2022 को करिए, 20/5/2022 को। सुनो ये तो वो दिन है जिस दिन ट्रांजेक्शन करा, इनिशियल रिकॉर्डिंग इस पे होगी,
ये खामखा का दे रखा है, इसको इग्नोर कर दो, टाइम पास के लिए दे रखा है। दूसरा, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2000, जो भी मॉनेटरी आइटम है वो उस पर रिकॉर्ड करके प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा। एंड लास्ट में जिस दिन रिपेमेंट होगी उस दिन भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। असर्टेन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच वुड गेट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक, वो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है जो बुक में रिकॉर्ड करना है। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस टू बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2021-22। इस साल कितना रिकॉर्ड होगा, अगले साल कितना रिकॉर्ड होगा उस पर देखिए। रीपेमेंट कब हो रही है, अगले साल। तो एक फायदा यहां होता है, जिस दिन मॉनेटरी आइटम को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट वाले दिन में, तो ये तो हो गया करंट ईयर का रिकॉर्डिंग। और ये होगा नेक्स्ट ईयर 22 में, ये जिस दिन पेमेंट हो रही है उस दिन भी एक प्रॉफिट होता है। इधर आ जाओ, मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन, ये सिंपल वे में कराया। देखो, 7 दिसंबर 2021 को 24,000 की ट्रांजेक्शन करी, 20 मई 2022 को सेटलमेंट डेट है इतनी। हमें रेट दे रखे, जो रेट हमें जरूरी है वो ले लिया मैंने, 4 रेट दे रखे, हमें एक रेट इग्नोर कर देंगे। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उस दिन का रेट है 68.80। 31 मार्च जिस दिन साल क्लोज होता है उस दिन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को इस पर रिकॉर्ड करना होता है। और जिस दिन रीपेमेंट हो से ये अगले साल आ गया, ठीक है ना। देखो 31 मार्च को साल खत्म हो गया तो अगले साल आ गया नहीं। 7 तारीख को इनिशियल रिकॉर्डिंग होगी, तो हमने टेक्निकल सर्विस दी लूका लिमिटेड को, तो लूका लिमिटेड हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, क्योंकि टेक्निकल सर्विस हम ले रहे हैं, सॉरी, तो टेक्निकल सर्विस हमारा खर्चा हो गया, लूका लिमिटेड को हमें पे करना है। इनिशियल किस दिन ट्रांजेक्शन करी, 7 दिसंबर को, तो उस दिन रेट था इतना, तो इनिशियल रिकॉर्डिंग इस पर होगी। अब लूका लिमिटेड हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर और क्रेडिटर एक नॉन मॉनेटरी सॉरी मॉनेटरी आइटम है, तो बैलेंस शीट वाले दिन में इसको हम चेंज करेंगे। बैलेंस शीट वाले दिन में हम क्या करेंगे भाई, लूका लिमिटेड 68.80 के हिसाब से हो रहा है, तो बैलेंस शीट वाले दिन में 70.45 हो गया जो रेट हुआ। देखो ना 70.45 इस दिन रिकॉर्ड करते इतना हो गया, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि हमें ज्यादा पे करना है, जहां कम थे क्रेडिटर वहां ज्यादा रिकॉर्ड करने होंगे। तो उतना डिफरेंस अमाउंट को हमने क्या करा, 39,600, $24,000 इंटू जो भी इसका डिफरेंस होगा, मैं निकाल दूं एक बार डिफरेंस। 70.45 में से 68.80 क्या है, 1.65 हमारे क्रेडिटर और बढ़ाने पड़ेंगे। ये एक मॉनेटरी आइटम है बैलेंस शीट वाले दिन में, मल्टीप्लाई बाय $24,000 याद आएगा 39,600। 39,600 से हमने क्रेडिटर और बढ़ाए और दिन का हमारा लॉस होगा। अब टोटल क्रेडिटर कितने के, एक तो ये 39,600 और प्लस वो ऊपर 16,51,200, ये आ गया 16,90,800, इतने क्रेडिटर है। अगले साल आ जाते हैं, तो अगले साल में हमने देखा कि जिस दिन रीपेमेंट होनी है उस दिन होनी तो है 16,90,800 की, बट हमने रीपेमेंट कितनी करी है 71.50 के हिसाब से, $24,000 31.50 के हिसाब से 17,16,000 इतनी करनी थी, क्रेडिट थे इतने, और एक्सचेंज रेट क्योंकि बढ़ गया तो हमारे 17,16,000 की रीपेमेंट करी, तो 25,200 का हमारा लॉस हो गया। एंट्री देखो, लूका लिमिटेड इतना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इतना, और बैंक से हमने टोटल पेमेंट कर। लूका लिमिटेड को डेबिट क्यों करा है, क्योंकि हमारा ये क्रेडिटर खत्म होगा। तो 2022-23 में लॉस इतना हो गया, रिकॉर्डिंग हमने ये कर दी, और 2021-22 में लॉस हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा था कि रिकॉर्डिंग करके दिखाओ, मतलब एंट्री पास करके दिखाओ, और 21-22 और 22-23 में लॉस कितना हुआ वो रिकॉर्ड करके दिखाओ, तो हमने वो दिखा दिया, खत्म हो गया जी क्वेश्चन। समझ में आ गया, बुक से देख लो, वही है जो मैंने कराया था। रिवीजन का मतलब समझ में आ गया, अब आगे क्वेश्चन आप करोगे, सभी चीजें यानी होगी, ये देखो सारा वही है, ठीक है सर। और ये आप लिखना चाहो तो लिखना, वैसे तो लिखना होता है कि पहले वाले में एज पर 11 है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना होता है, वो हमें लिखना होता है। एक गाइडलाइन का नंबर 1 केस है, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा AS11 खत्म हो गया रिवाइज वाला। अब हम अगली क्लास में नया आइस करेंगे, एक केस 1 घंटे में खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।